हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीडीपी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और आपने कितना स्कोर किया ये लास्ट में आपको कमेंट करके आपको बताना है। ओके दोस्तों, आप सभी के लिए एक ऑफर है। अगर आप जेटेट 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए है। ये स्पेशल नोट्स तैयार किया गया है, अभी ये 1 to 5 के लिए है। ठीक है, 6 to 8 का नोट्स हमारा अभी बन रहा है। ये नोट्स है 600 रुपीज़ का, लेकिन आप अगर अभी परचेज करते हैं तो ये 400 में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ एक ऑफ़र भी हम लाए हैं, 1500 का वीडियो कोर्स, ये अगेन हमारा फ्री हो चुका है। अगर ये लेते हैं तो ये ऑफ़र में आपको मिल जाएगा 1500 का वीडियो कोर्स। तो अभी ऑर्डर कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला देखिए है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ठीक है, तो भाषा का अर्जन और विकास के लिए सबसे सेंसिटिव जो स्टेज होता है वो कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 1 यहाँ पे नंबरिंग उल्टा है हो गया है। ठीक है, 2, 3, 4, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए अर्जन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एक होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। ठीक है, तो भाषा अर्जन का मतलब होता है बिना किसी रूल के या बिना किसी रेगुलेशन के आप इस भाषा को सीख लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसे भाषा के लिए ग्रामर या कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं सिखाते हैं, वो बस सीख जाता है। अगर कोई बच्चा अमेरिका में अगर जन्म लेता है तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है, और अगर कोई इंडिया में जन्म लेता है तो वो हिंदी बोलना सीख जाता है। अगर आप भोजपुरी भाषा के हैं तो आपके बच्चे भोजपुरी ही बोलने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है भाषा अर्जन। और भाषा अधिगम क्या है, अगर आप लैंग्वेज 2 आप सीखते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज 2 सीखने के लिए क्या, जैसे कि आप इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या ग्रामर पढ़ना पड़ता है या फिर वर्ड स्टॉक करना पड़ता है। नहीं, इसके लिए आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, यानी जो हमारा मदर टंग होता है वो क्या होता है, भाषा अर्जन के अंतर्गत आ जाता है। यानी मदर टंग जो हम सीखते हैं वो क्या है, हमारा भाषा अर्जन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे जो सेंसिटिव स्टेज होता है ये कौन सा है, तो जन्म पूर्व की अवधि होती है, या मध्य बाल्यावस्था, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। तो देखिए जन्म पूर्व अवधि मतलब आप जन्म भी नहीं लिए उसके पहले की, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, फिर कहता है मध्य बाल्यावस्था, मतलब कि बाल्यावस्था के बाद का ही स्टेज होगा मध्य बाल्यावस्था। और बच्चा जन्म लेने के बाद से सीखना शुरू करता है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब होता है उसी समय से वो सीखेगा। किशोरावस्था और मध्य बाल्यावस्था तो प्रारंभिक के बाद की बात है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 3rd होना चाहिए। ठीक है, ये 1, 2, ये 3 और ये 4 ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए नैतिक विकास क्या होता है, मॉरल डेवलपमेंट, यानी बच्चा यह सीख जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये हमारा होता है नैतिक विकास। तो यहाँ पे देखिए प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने जो स्टेज थ्योरी दिया था उसमें नैतिक विकास, अगर आप ऐसे लॉजिक भी लगाएंगे, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मॉरल डेवलपमेंट कहाँ होता है, हमारा समाज के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहीं समाज वर्ड मिल रहा है तो यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगर आप लॉरेंस कोलबर्ग का थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपका ये वाला आंसर डायरेक्टली हम सर्च कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, यह किसका उदाहरण है, तो यह किस चीज़ का उदाहरण है, तो ऑब्वियस है ये आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आ गया होगा। अगर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये रूढ़िबद्धता को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। तो पहला है जेंडर पक्षपात, दूसरा है जेंडर संबद्धता, तीसरा है जेंडर पहचान, और चौथा है जेंडर समरूपता, यानी कि ये पक्षपात कर रहा है जेंडर में। तो हमारा फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको पढ़कर डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं, इसका कोई भी एनालिसिस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को या फिर जो जेंडर भूमिका होता है उसको कम करने के लिए, मतलब इस अनुरूपता को कम करने के लिए जो है कौन सी पद्धति सबसे बेस्ट होगी वो आपको बताना है। तो जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, या फिर जेंडर
विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए इस चीज़ को कम करने के लिए, रूढ़िबद्धता जो है इस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया जाना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए यह पृथक की बात कर रहा है, ये सब निगेटिव बता रहा है। पृथक करने से रूढ़िबद्धता कम हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए सेकंड में कहता है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी कि विशिष्ट भूमिका यानी कि कोई जो अच्छा कर रहा है केवल उसी को महत्व दे रहे हैं, बाकी को आप इग्नोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं निगेटिविटी दिखा रहा है। तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात जो भी हो रहा है उसके बारे में क्या करेंगे, आप परिचर्चा करेंगे, क्यों है, इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में, यानी बच्चों को एक्टिव लर्नर के रूप में बताया है, देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों के प्रभाव को महत्व दिया है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जहां भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में दिखे वहां पे आप आंख कान मूंद के आप डायरेक्टली इसका आंसर वाइगोस्की मार देना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर लेव वाइगोस्की इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अभी यही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिक्सॉ पर। ठीक है, जिक्सॉ क्या होता है कि देखे होंगे कि जब छोटा बच्चा को या कोई भी चीज़ का, जैसे चिड़िया का अगर मान लीजिए कोई भी इमेज है ना, ये चिड़िया का मान लीजिए इमेज है, इसको क्या किया गया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया जैसे तैसे, और इसको कहा गया कि बच्चों को अरेंज करना है। तो ये क्या होता है, जिक्सॉ, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की जन्मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा, यानी जूते का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं। तो देखिए वाइगोस्की जब कोई बच्चा अपने आप में बड़बड़ करता है, अपने आप से बात करते हुए किसी चीज़ को करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो इस चीज़ को वाइगोस्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए वाइगोस्की का ही ये क्वेश्चन है, वाइगोस्की से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि जो बच्चा स्वयं से कर सकता है, मान लीजिए कि इसका दायरा है स्वयं से ये करने का, और एक है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच पाता है, लेकिन इसको क्या कहता है, अगर किसी बड़े की मदद मिल जाती है, ठीक है, तो बड़े की सहायता से अगर ये यहाँ तक इस लेवल तक पहुँच जाता है, तो यही कहलाता है, ये जो एरिया है ये कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जो हेल्प इसको मिलता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये सहायता जो मिलता है, यही कहलाता है हमारा पाड़ या फिर ढांचा। और जो ये हेल्प करता है वो कहलाता है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि उससे जो अधिक जानकार होते हैं वो कहलाते हैं MKO। ठीक है, और ये जो सहायता मिला इस ये कहलाता है पाड़ या ढांचा। ठीक है, और ये जो एरिया है इस दोनों के बीच का, एक इस लेवल तक कर सकता है और इस लेवल के बीच का, तो ये जो एरिया गैप है इसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4 नंबर। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो जीन पियाजे के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये इन्होंने 4 अवस्था के बारे में बताया था। ठीक है, कौन कौन सा अवस्था है, सबसे पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सबसे क्या है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में नोट्स में गिवन है ऑलरेडी, आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमको देखना है। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, तो इसमें कौन सा ऐसा विशेषता है, तो देखिए आप जब पढ़े होंगे तो ये इसमें संरक्षण वाला बात जरूर आया होगा। संरक्षण क्या होता है, बच्चे को, जैसे कि एक बच्चे को आप पतले लंबे गिलास में दूध दे दें और एक कटोरे में दे दें, दोनों में सेम मिल्क है ना। इसमें भी मान लीजिए कि सपोज 100 ml का मिल्क है, ठीक है, इसमें भी 100 ml का मिल्क है, लेकिन बच्चा इसको सेलेक्ट करता है जनरली। लेकिन जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो वो पहचान जाता है कि हमें किसे सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इसमें 100 ml देते हैं, इसमें आप 150 ml देते हैं, ठीक है, तो बच्चा ऐसे ही सेलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि ये अगर ज़्यादा ऊंचा तक गया तो ये वाला ही बच्चा सेलेक्ट करेगा। इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 5 रुपये का सिक्का है,
ठीक है, और 1 रुपये का बड़ा नोट है, तो बच्चा जनरली किसको लेगा, इसको लेता है। लेकिन जब उसमें संरक्षण का गुण आ जाता है, यानी मूर्त संक्रात्मक अवस्था में जब वो पहुंच जाता है, तो ये 1 रुपया का जो ये नोट है, इसको वो नहीं लेगा, वो इस सिक्के को लेगा। ठीक है, यानी कि उसमें संरक्षण का गुण आ गया, हर चीज़ को बारीकी से देखने की क्षमता आ गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये आपने अगर ऑफर नहीं लिया है तो जल्दी से ले लें, ये नोट्स परचेज कर लें, क्योंकि इस नोट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है जेटेट के एग्जाम में। ये ऑफर जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी से आप परचेज कर लें। ये 400 में मिलेगा, साथ ही आपको 1500 का वीडियो कोर्स साथ में फ्री मिल जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है। तो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो पियाजे ने बताया था, उसके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे आएगा आपको बताना है। स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। ठीक है, तो आपने अगर पियाजे के बारे में पढ़ा है नोट्स में तो आप इजीली में बता सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्कीमा के बारे में चर्चा किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका स्कीमा हो जाएगा। अब स्कीमा क्या होता है कि जो किसी भी चीज़ के बारे में जो आपका प्रीवियस नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान जो होता है, वही स्कीमा आपका कहलाता है। ठीक, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग स्कोर करके बताइएगा कमेंट में आपने कितना स्कोर किया। देखिए इसमें क्या कहता है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन जो होता है, ठीक है, जो भी असेसमेंट होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, दूसरा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, और चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखिए जहाँ पे अंकित करना या नंबर का बात हो उसको देख के आप हटा दीजिएगा। जहाँ यहाँ पे देखिए प्राप्तांक के आधार पे है, यहाँ अंकित करना यानी कि आप रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करेंगे, तो ये सब क्या निगेटिविटी को दर्शाता है, ये सब निगेटिव वर्ड में आप रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा डायरेक्टली। यहाँ पे कहता है श्रेणी करना, श्रेणी निश्चित करनी, क्लासिफिकेशन, बच्चों के बीच क्या कर रहे हैं आप, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कम अधिक इस तरह से आप क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक निगेटिविटी को दर्शाता है, दूसरे में हीन भावना आता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 जब नेगेटिविटी के आधार पे छटा जाता है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सेकेंड। ठीक है, तो यानी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना ही आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, जिसके आधार पे क्या हो सकता है कि बच्चों को अगेन जो है उस अकॉर्डिंग टीचिंग कराया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने ये नोट्स परचेज नहीं किया है तो जल्दी से परचेज कर लें, क्योंकि ये ऑफर जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।